नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल की, जिसका भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस मिसाइल के मायने क्या हैं और इसके बाद अगर सामरिक शक्ति को देखें तो दुनिया के टॉप 5 में पहुंचने के बाद भारत की सैन्य ताकत किस तरीके से बदलेगी और साथ ही भविष्य में इस मिसाइल के जरिए भारत की जो दिशा है अगर सैनिक लिहाज से देखें तो किस ओर मुड़ने वाली है। इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त विंग कमांडर अजय लेले साहब जो कि IDSS हैं। लेले साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर R राजारामन साहब जो कि प्रोफेसर हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स से JNU से। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में रंजीत कुमार जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं नवभारत टाइम्स से। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरू करें चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं अग्नि 5 से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, 1, now। भारत ने लंबी दूरी की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा तट के व्हीलर आइलैंड से सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। सतह से सतह तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1 टन से अधिक वजन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लंबी दूरी की इस मिसाइल का ये दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को सफलतापूर्वक किया गया था। देश में निर्मित अग्नि 5 तकरीबन 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसका वजन करीब 50 टन है। अग्नि श्रृंखला की दूसरी स्वदेशी मिसाइलों से अलग अग्नि 5 सबसे आधुनिक संस्करण है। इसमें नौवहन एवं पथ प्रदर्शन, हथियार तथा इंजन के संदर्भ में कुछ नई तकनीकों को जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा इस खास विषय पर। सबसे पहले लेले साहब, आप समझना चाहूंगा कि अग्नि 5 के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में भारत अब खड़ा हो जाता है। आखिर इसका मायने क्या है, क्या इसका महत्व है सामरिक लिहाज से? अगर हम सामरिक लिहाज से देखें तो जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होता है जो भारत है, उन्हें वो न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। आपके पास 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। एक आपका एयरक्राफ्ट एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, दूसरा मिसाइल हो सकता है और तीसरा सबमरीन बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो ये अग्नि 5 का जो अभी ये हुआ है वो एक आपका मिसाइल प्लेटफॉर्म है। भारत ने कई सारे मिसाइल्स डेवलप किए हैं जिसकी मात्रा डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड होता है। सो अग्नि 1 से लेके अग्नि 3 तक आप 700 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक दूरी में आपका मिसाइल छोड़ सकते हैं। अग्नि 4 जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको 4000 किलोमीटर तक दूरी पे छोड़ सकते हैं। अग्नि 5 से आप 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे पहुंच सकते हैं। तो इसको एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकते हैं। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के पास जो मिसाइल्स थे वो बेसिकली भारत के, अगर हम एडवर्सरीज की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना हो सकते हैं। सो जो 2000 या 3000 किलोमीटर दूरी तक जा सकते हैं वो पाकिस्तान के काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन पूरा चाइनीज़ एरिया कवर नहीं कर सकते थे। तो हमें एक ऐसे मिसाइल की ज़रूरत थी जो एक डिटरेंस के तौर पे हम दुनिया को दिखा सके कि हम इतनी दूरी से ज़्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं। सो इस हिसाब से अग्नि 5 का ये परीक्षण हुआ है। लेकिन हालांकि ये सेकंड परीक्षण है, लेकिन और 3-4 और परीक्षण होने की ज़रूरत है। उसके बाद ये मिसाइल 2015 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। राजारामन साहब, जो बात लेले साहब कह रहे हैं कि जब भी हम 4000 किलोमीटर के ऊपर के दायरे में आते हैं सीधा जो निशाना होता है वो कहीं ना कहीं चाइना पहुंच जाता है। क्या जो तुलना अगर की जाए चाइना के साथ और जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है, जो क्वालिटी की बात हो रही, जिस मैं कहूँ कि टेक्निक की बात हो रही है, कहाँ पर खड़ा पाते हैं इस मिसाइल को अगर हम चाइना से सीधे कंपेयर करें तो? चाइना से सीधे कंपेयर करें तो उनके मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट अपनी आर्सेनल तैयार कर रही थी बहुत सालों से। लेकिन वो उतनी रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, माफ कीजिए मेरी हिंदी जी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास 4, 5, 10 मिसाइल्स भी हों, चाहे उनके पास 50 हो, अगर हम 4, 5, 10 डिलीवर कर सकें और डिलीवर करने की ताकत दिखा सकें, डिटरेंस हो गई बात। डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस में एक चीज है जो ऑर्डिनरी मिलिट्री में नहीं है। उनके पास 1000 हाथी हो तो हमारे पास 1000 हाथी होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 4, 5, 10 भी हो जिससे हमको डरा सके कि भाई हमें कुछ छेड़ोगे तो ये आ जाएगा, वो काफी है। अभी तक वो हमारे पास नहीं थी।
अग्नि 5 अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, कि वो सबमरीन अभी बनाई हमने, लेकिन वो अभी शुरू हो रही है। तो अभी तक चाइनीज हमारे बारे में काफ़ी डरते नहीं थे। मैं कई बार गया हूँ वहाँ, बुरा लगता था मुझे कि वो डरते थोड़ा भी। अब अग्नि 5 के आने के बाद और हमारे सबमरीन भी थोड़ी दूर जाने की सीख लें, तो हमारे पास वो हथियार होंगे जिससे वो थोड़ा अपने आप को आप ये कह रहे हैं कि दो बातें हैं राजेश साहब। पहली बात ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, बल्कि हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए, भले उसकी संख्या उनसे कहीं कम हो। और दूसरी बात ये आपने कह रहे हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, बल्कि इन हथियारों को दिखाकर उसका जो भय है, उसका जो डर है, वो बेहद अहम होता है। यही उम्मीद है मेरी कि कभी ये हथियार उपयोग ना हो, लेकिन ये भय तो लगाना पड़ता, नहीं तो। रंजीत जी, इस पूरे सिस्टम को अगर समझें, जो मिसाइल कैटेगरी है या जो अलग अलग कैटेगरी बात की गई, अग्नि 5000 किलोमीटर ऐसे ऊपर की बात, परमाणु क्षमता से लैस है ये। असल में बार बार जब बात आती है टॉप 5 की, उसमें हम खड़े होते हैं, लेकिन क्या कंपेयर करना बेमानी है? क्योंकि वहां पर जो रेंज है वो कहीं 10,000 या 12,000 किलोमीटर तक है, या फिर जैसा कि रमन साहब कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारी जो ताकत है वो उनके मुकाबले की हो, लेकिन कम से कम इतनी हो कि हम पलटवार जरूर कर सकें। नहीं, प्रोफेसर साहब ने सही कहा। भारत की जो परमाणु नीति है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, यानी दुश्मन पर जवाबी हमला करने की जो क्षमता वो भारत ने हासिल की है। क्योंकि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, डिटरेंट कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन में खौफ पैदा करने की ताकत है इसमें। दुश्मन को ऐसा एहसास होगा कि भारत पर यदि हमला किया तो जवाबी हमला अग्नि 5 से भी हो सकता है। और अग्नि 5 में जो कैनिस्टराइज वर्जन का जो विकास किया जा रहा है, वो कुछ मिनटों के भीतर ही छोड़ी जा सकती है। तो जवाबी हमला करने के लिए भारत तैयार रहेगा। 2 साल के भीतर जब इस मिसाइल को तैनात कर दिया जाएगा, सेना को सौंप दिया जाएगा, तो भारत कुछ मिनटों के भीतर ही किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने में सक्षम होगा। इन्हें करें कि जो इसमें टेक्निक की बात की आपने की, कैनिस्टर टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन साहब असल में किस तरीके से इसे मॉडर्न बनाती है, किस तरीके से दूसरों से अलग खड़ा करती है? टेक्निक है क्या असल में? अग्नि 5 के हमने आज तक 2 परीक्षण किए हैं। एक 2012 में हुआ था अप्रैल में, और एक कल हुआ है। दोनों सक्सेसफुल हुए हैं। इसके आगे का हमारा जो स्टेप है, अग्नि 5 एक रोड लॉन्च या रेलवे लॉन्चर मिसाइल है। तो आपके पास जब कैनिस्टर टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो जैसा अभी कहा इन्होंने कि आप बहुत कम समय में उसका मारा कर सकते हैं। आपके पास एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो आती है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसमें, कि आज मैं मिसाइल एक जगह पे रख के मार कर दूं, दूसरे दिन अगर मेरे को जरूरत आ गई तो मैं वहां से मिसाइल को शिफ्ट करके किसी और जगह पे ले जाऊं। मूवमेंट बहुत जरूरी होता है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने एक जगह पे मारा कर दिया वो मिसाइल से, दूसरे जगह पे जाने के बाद आपको उसको, ये 3 स्टेज सॉलिड मिसाइल है, तो आपके उसके स्टेजेस भरने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें समय बीतेगा, तब तक एनिमी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। सो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, जो आपको कैनिस्टर टेक्नोलॉजी में होती है, क्योंकि ये एक ट्रक लॉन्चर सिस्टम भी हो सकता है। तो बेसिकली आप एक ट्रक से भी मिसाइल का मारा कर सकते हैं। सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रक लॉन्च मिसाइल है, तो आप इसको बहुत जल्दी एक या दूसरी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। रमन साहब, मैं कहूँ तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि इजी टू मूव और इजी टू हैंडल ये टेक्नोलॉजी कहा जाए इसे। हाँ जी, और इसमें एक और पॉइंट है कि जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास उतने वेपन्स होने की ज़रूरत नहीं है जितने होने चाहिए जिससे हम डिटर कर सकें, लेकिन एक खतरा इसमें है। अगर हमारे पास 5, 10, 15 आइटम हो, ऐसा ना हो कि उसको पहले मार दे वो। तो इसलिए इन चीज़ों को हटाते मूव करते रहना बहुत ज़रूरी है, और सर्वाइवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और छुपा रखना उनको इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मोबाइल टेक्नोलॉजी जितनी भी हम यूज़ कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि एक ही जगह में बैठे रहे तो फिर खतरा है कि वो सब उड़ जाए। यानी मूवमेंट जो है वो बेसिक रंजीत जी कहा जाए कि इसमें बहुत अहम है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई से हमें बचाना भी है, और उसके बाद दुश्मन को पता ना चले, इसके लिए बहुत इजी तरीके से इसका मूवमेंट और हैंडलिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या जो दुनिया में दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पर इस तरह के ICBM हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कुछ बेहतर दिख रही है? नहीं, देखिए, जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है, उनके पास पनडुब्बियों के भीतर से छोड़ी जाने वाली ICBM है। पनडुब्बियों के भीतर से वो 5000 से 10,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो इस मिसाइल की तकनीक में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। भारत ने अभी कदम रखा है, और यह जो कदम रखा है दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। अगर 10-12 मिसाइल भी हो जाए तो दुश्मन को लगेगा कि जवाबी हमला हो सकता है, लेकिन तकनीक के मामले में
अमेरिका और रूस भारत से काफ़ी आगे हैं, चीन भी काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि पनडुब्बियों से वह ऐसी मिसाइलें ICBM की जो किस्म की जो मिसाइल होती है वो छोड़ सकता है। जी जी। और यही वजह है लेले साहब की जो चाइना का रिस्पांस देखा है इस सफल प्रक्षेपण के बाद, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बहुत ही एक नॉर्मल सा रिएक्शन चाइना की ओर से आया है। किस तरीके से इसे देखा जाए? जी, चाइना का रिएक्शन हमें ऑन फेस वैल्यू कभी नहीं लेना चाहिए कि चाइनीज़ हमेशा डिसाइड ये नहीं करते कि उनको जो कहना है वो कहना ही है ओपनली। तो एक तो वो अंग है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग इन्होंने जो कहा पनडुब्बियों वाला। अब होता क्या है कि भारत की एक नीति है नो फर्स्ट स्ट्राइक करके। सो इसका मतलब हम किसी के ऊपर पहले न्यूक्लियर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर आक्रमण किया तो हम उसका बहुत भयंकर तरीके से जवाब देंगे। सो हमारा जो सेकंड स्ट्राइक होगा वो बहुत ज़्यादा लीथल होगा। अब होता क्या है कि अगर एनिमी कंट्री आपके ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करना चाहती है तो उनके टारगेट्स आपका एक पॉपुलेशन सेंटर भी होता है, और एट द सेम टाइम वो ये भी देखती है कि ज़मीन के ऊपर आपके जो न्यूक्लियर अस्त्र रखे हैं, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी नेस्तनाबूद करे। सो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक किया हमारे ऊपर, और वो ये चाहते होंगे कि सेकंड स्ट्राइक के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी ही ना हो। आपके ज़मीन के ऊपर जो सारे संहारक अस्त्र है उसको भी वो खात्मा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक पनडुब्बियों वाली नीति होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो स्ट्राइक तो आपके लैंड के ऊपर करेंगे। सो आपके पास पनडुब्बियों में अगर मिसाइल्स होंगे जिसको आपने डीप सी में कहीं पे छुपा के रखा होगा, तो आपके पास एक संहारक नीति, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत भारी पैमाने पे मिल जाती है। तो भारत अभी अरिहंत के जरिए ये भी एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहा है। अरिहंत ऑलरेडी क्रिटिकल हो चुका है। हमने K-15 मिसाइल जो अरिहंत में मैरी करने वाले हैं उसको एक आइसोलेशन में उसका भी टेस्ट किया है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। अब मिसाइल और पनडुब्बी को मैरी करना है और उसके बाद टेस्ट करने हैं। चाइना के पास अगर हम देखें तो उनके पास 8000 किलोमीटर रेंजेस वाले मिसाइल हैं पनडुब्बियों से मारा करने वाले, तो उसमें भारत को काफ़ी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए। खैर साहब, अच्छी शुरुआत है, और जैसे कि लेले साहब कह रहे हैं, और बहुत ही स्टडी शुरुआत मैं कहूँ, धीरे धीरे ज़रूर कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कदम वो सही दिशा में दिख रहे हैं और मजबूती के साथ रखे जा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में इसमें मजबूती बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके साथ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डेवलप हो रही है। आप एक अग्नि 5 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, अग्नि 4 डेवलप करेंगे, और ये जो मिसाइल्स हैं ये तो ज़मीन से निकलने वाली हैं। इनके वर्जन बनाने चाहिए जो सबमरीन से निकल सके, थोड़ा फ़र्क होता है उसमें, तो वो भी डेवलप कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए स्टेडीली काम हो रहा है। हमारी अरिहंत जो है, ये जो मिसाइल्स लेले साहब बात कर रहे थे, वो कुछ 700 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वो चाइना के लिए तो कोई काम नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे से 3000 वाले और 5000 वालों को अडाप्ट करके उसमें लगाना है। तो ये सब करने के लिए हम धीरे से प्रोसीड हो रहे हैं। कभी कभी DRDO को लोग फजूल में गाली देते हैं, लेकिन ये काम हो रहा है। चलिए, आप कहना कि DRDO की ये बड़ी उपलब्धि है, भले ही बीच उसकी आलोचना जरूर होती रही। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अग्नि 5 की कुछ और खास बातें हैं, जो खासियतें हैं जो उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अग्नि 5 के इस सफल प्रक्षेपण के बाद अगर एशिया क्षेत्र में देखें तो भारतीय रुतबा कितना और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर सैन्य क्षमता के लिहाज से उसका दायरा कहां तक पहुंचता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर, और आज बात हो रही है अग्नि 5 मिसाइल की, और अब बात करते हैं इसकी एक और खास खूबी की। लेले साहब, MIRV टेक्निक जो मैं पढ़ रहा था कि ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, ये कितनी खतरनाक बनाती है किसी भी मिसाइल को, और खासतौर पर अगर अग्नि 5 के लिहाज से देखा जाए तो? अग्नि 5 में MIRV टेक्निक अभी तक हमने बनाई नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कैनिस्टर बेस्ड अग्नि 5 का प्रक्षेपण करेंगे, और उसके आगे वाले जो स्टेप्स होंगे वहाँ पे हम MIRV का प्रक्षेपण करेंगे। MIRV क्या होता है कि आप रॉकेट एक ही लॉन्च करते हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। सो साइमल्टेनियसली आप कई सारे टारगेट्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब आपने एक रॉकेट लॉन्च किया और 4-5 टारगेट्स आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, उसके ऊपर आप एक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। यूजुअली MIRV का नॉर्मल रॉकेट का क्या होता है कि उसका जो पेलोड होता है, अभी अग्नि 5 का जो हमारा पेलोड है वो 1.1 टन है, या 1000 kg के करीब है, हम बोल सकते हैं।
लेकिन जब आप MIRV लॉन्च करेंगे तो वो पेलोड की वैल्यू कम होगी क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आप छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स मल्टीपल एरियाज पे डाल सकते हैं, ये उसकी खासियत है। उससे ये होता है कि एनिमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 आपका एरिया बहुत आप ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा ही नहीं है कि आपने एक ही जगह पे मारा किया, आपने एनिमी को मुस्तमाबुद करने के लिए 4-5 जगह पे साइमल्टेनियसली मारा किया और आपका एक ही रॉकेट उसमें यूज हुआ है। राजाराम साहब, तो ये ज़्यादा खतरनाक है बनस्पति इसके कि जो एक लक्ष्य और एक निशाने के साथ अगर हम पेलोड को छोड़ते हैं, और जैसे कि लेले साहब कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन होगा इसमें, उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये अगर न्यूक्लियर वेपन या फिर पेलोड अगर यूज़ किया जाता है तब तो शायद कई 100 गुना ज़्यादा इसका खतरा, मतलब विध्वंसक लिहाज से देखा जाए तो। हाँ, खतरा बहुत ज़्यादा होगा अगर न्यूक्लियर पेलोड रखें। और ये MIRV के बारे में एक और चीज़ मैं कह जाना चाहता था कि आप जानते हैं कई देशों में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शुरू हो रही है, हम भी तैयार कर रहे हैं अपने। तो वो जो मिसाइल आ रही है उसको देख के उसको मारना। जब हमारे पास 4-5 उसमें से निकल रहे हैं वेपन्स, तो लास्ट मिनट तक आपको पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं ये पांचों। तो उसको मारना बहुत, उससे ज्यादा मुश्किल है अगर एक ही हो तो उसके, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इस पे काम करेगी, वो गारंटी उतनी नहीं है जितनी कि सिंगल पेलोड में। तो ये बहुत एडवांटेज होती है, इसको भी कर सकते हैं लेकिन हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उनको काम जैसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाने वाली है ये 5 रॉकेट्स। तो वो एक बात मैं कह देना चाहता था। और आप पूछ रहे थे कि मैं ही जानना चाहता था कि असल में इस तरह के सिस्टम को, इसके नुकसान क्या है, किस तरीके के खतरे भी होते हैं, क्योंकि क्या कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है? नहीं, इसमें उतना खतरा नहीं। खतरा अगर आप बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन बनाए, जिसको जब युद्ध हो रहा है तो बैटलफील्ड के कमांडर, अब पाकिस्तान कोशिश करे, एक नासर उनका वेपन है जिसको उस तरह से, उसमें खतरा ज्यादा है क्योंकि कंट्रोल अब एपेक्स पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बटन दबाएंगे, वो फील्ड कमांडर हो सकता है कि बटन दबाएं। अगर उसको बटन दबाने नहीं दोगे तो फिर भी फायदा नहीं है उसको रख के। उसमें खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि कंट्रोल कम। इस मल्टीपल री एंट्री में खतरा प्रॉब्लम नहीं, वो तो सब बना रखा हुआ है, एक ही बार बटन दबती है उसके बाद ऑटोमेटिकली, तो खतरा उतना नहीं है। वो जो सेपरेशन होती है उनके ऊपर होती है, हमारे सर के ऊपर नहीं होती। जी रंजीत जी, जब इस तरह के मैं कहूँ कि प्रक्षेपण होते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पहला जहाँ पर कंपेरिजन बात आती है, दबाव की बात आती है, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा सहमेगा। क्या वाकई असल में इस तरह की बातें होती हैं, या फिर कहा जाए कि हमारी सेना है उनका जो एक मोराल है वो बूस्टअप होता है और वो ज्यादा जरूरी है बनस्पति इसके कि दूसरा देश हमसे डरे? देखिए, न केवल सेना का मोराल बूस्ट होता है बल्कि देश का मोराल भी बूस्ट होता है। देश के लोगों में यह एहसास पैदा होता है कि भारत के पास ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है जिससे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के पास 2000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा मारक दूरी वाली मिसाइलें आ चुकी हैं और चीन ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को जब ये महसूस होगा कि भारत के पास 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल हैं, तो पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि अगर भारत पर हमला किया तो भारत पर, पाकिस्तान पर जवाबी हमला होगा और उसके नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल है। पूरा काफ़ी विध्वंस होगा और पाकिस्तान के लिए काफ़ी विध्वंसात्मक साबित होगा। राइट। तो एक और चीज़ जो है, जब भी इस तरह के मैं देखता हूँ कि भारत में प्रक्षेपण होते हैं या फिर किसी भी नए प्लेन को शामिल किया जाता है, एक हथियारों की होड़ सी भी लगनी शुरू हो जाती है। पड़ोसी देश जो है वो भले ही खुद का तैयार किया गया हो या पेंट किया गया हो, उसको एक बार ज़रूर दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास भी कुछ इसी से कंपेरिजन करता हुआ कुछ चीज़ें हैं। कहीं दोबारा से ये चीज़ें शुरू होने वाली है? इसमें तो वो काफी दूर हैं, वो 5000 वाला वो तो बना नहीं सकते अभी तक। उनके जो मिसाइल्स आए हैं वो नॉर्थ कोरिया से कुछ आए हैं और चाइना से कुछ आए हैं, उसको अडेप्ट करके इम्पोर्टेड माल आप कर रहे हैं। हाँ, ढेले साहब मेरे से जानते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा इम्पोर्टेड माल है और उसके ब्रोशर भी पढ़ने में तकलीफ होती है कभी कभी। तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं करेंगे, वो तो अपने इंडिपेंडेंस डे वगैरह में अपना निकालेंगे उनके प्रोसेशन, लेकिन इन चीजों को वो कर नहीं सकते। जो वेपन्स वॉर हेड्स हैं उसमें हमारे 1 to 1 कर रहे हैं वो, हमारे पास 80-90 हैं, उनके पास 80-90 हैं, तो उसमें वो कर रहे हैं। लेकिन मिसाइल्स में उनका खाली इंडिया के बारे में सोचना पड़ता है ना, हमें चाइना के बारे में। तो इंडिया के लिए तो आप बैलगाड़ी में भी भेज सकते हैं अक्रॉस जलंधर, तो इसलिए उनको इसके बारे में उतना चिंता नहीं है। लेले साहब, जो सवाल मैंने राजाराम साहब से पूछा था वही मेरा आपसे सवाल है कि क्या सिर्फ वॉरहेड इकट्ठा कर लेना
जैसे कि कहा पड़ोसी देश करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी को आप जब डेवलप करते हैं और अपनी ज़रूरतों के लिहाज से उसको आप तैयार करते हैं? बेसिकली वही है कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको डेवलप करना है। सो इसीलिए जैसा पहले ही ये डिस्कशन में बात निकल के आई थी कि हमें चाइना के साथ अननेसेसरली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि चाइना का मिसाइल 12,000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, 13,000 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। उनको उसकी ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि आपके थ्रेट्स क्या हैं। आपके थ्रेट्स के हिसाब से आपका जो पूरा रक्षा का बैलेंस होता है उसको पहले डिसाइड करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको उसको विकसित करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उनके पास मिसाइल्स नहीं है, लेकिन वो अभी IRBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज में जा नहीं पा रहे हैं। बेसिकली उनके पास जो मिसाइल्स हैं, शाहीन 2 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, गौरी 1 गौरी 2 भी हैं, लेकिन उसके आगे उनके प्रोजेक्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं। शायद उनको उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ ये है, आपने जो कहा था कि कहीं दोनों देशों के बीच में ये आर्म्स रेस ना स्टार्ट कर दे, तो एक न्यूक्लियर डिटरेंस की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है विच इज़ नॉट फॉर द एक्चुअल यूसेज बट इट इज़ ओनली टू डेटर। तो ये एक डायनामिक सिस्टम होता है। आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया करके दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि यार इनके पास इतनी ही टेक्नोलॉजी है। सो इस हिसाब से जब आप मर्व टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसा राजाराम साहब ने कहा था कि अगर दूसरे के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड होगा, तो आपने अगर न्यूक्लियर मिसाइल भले उनके ऊपर डाला तो वो शील्ड के जरिए वो मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन अगर आपने सैचुरेशन रेड किया, मर्व में क्या होता है कि आप 4-5 मिसाइल्स इकट्ठे भेज रहे हैं, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड भी उसको एड्रेस नहीं कर पाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको अपग्रेडेशन हमेशा करते रहना चाहिए। जी रंजीत जी, एक DRDO को लेकर जो बात कही गई थी कि आलोचना होती है, लेकिन कभी कभी जब सामने आती है इस तरह की चीज़ें तो लगता है कि नहीं, बहुत ही शांति के साथ काम बेहतर बढ़ रहा है। अगर DRDO की परफॉर्मेंस को आप देखें पिछले कुछ या एक दशक की मैं बात करूं, किस तरीके से आप देखते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में जो इस तरह की संस्थाएं रही हैं, अगर टॉप 5 की बात करें तो? देखिए, हमें भारत के अंदर जो माहौल है, जो वैज्ञानिक क्षमता है भारत की और जो औद्योगिक विकास है भारत का, उसके माहौल में DRDO के काम को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो तकनीकी आधार है, जो वैज्ञानिक आधार है, उतना समृद्ध नहीं है जितना पश्चिमी देशों का, यूरोप या अमेरिका का। और उसके ऊपर से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कई तरह के लगे हुए हैं। जो अमेरिका है और जो यूरोपीय देश हैं, एक गैंगअप हो गए हैं भारत के खिलाफ। जैसे भारत को मिसाइलों को बनाने से रोकने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम उन्होंने 1987 में ही एक करवा दिया था, जबकि 1983 में भारत ने अपना मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया। तो सारे देश इकट्ठे हो गए और भारत को ये तय किया कि भारत को ये मिसाइलें नहीं बनाने देंगे। तो भारत ने काफ़ी प्रतिकूल माहौल के बीच में अपनी खुद की वैज्ञानिक क्षमता खड़ी की और इसमें काफ़ी समय लगा। तो स्वाभाविक है कि इसमें देरी होगी। और जो लोग ये आलोचना करते हैं कि DRDO ने काफ़ी देरी से काम किया, तो उन्हें उस माहौल को भी समझना होगा जिसके बीच DRDO के वैज्ञानिकों ने काम किया है। राम सर, एक आखिरी रिएक्शन आपके साथ जब इस तरह की बातें आती हैं और एक अचीवमेंट्स देखता है देश में और गर्व करते हैं हम सभी, यूथ का अट्रैक्शन इस फील्ड को लेकर किस तरीके से नजर आता है आपको? नहीं, बहुत अट्रैक्शन होगी उनको। और अगर हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अच्छे हो और उनको एजुकेशन, थोड़ा अप्लाइड एजुकेशन अच्छी तरह दिया जाए, यानी कि फजूल में किताब की चीज़ें ही जान पढ़ें, तो वो तैयारी भी उनकी अच्छी हो सकती है। उनको इंटरेस्ट ज़रूर इन चीज़ों में होगा। और इस तरह के आते रहे हमारे नए नए अचीवमेंट्स, तो जवान लोग ज़रूर इस फील्ड में जाना चाहते होंगे। मेरे साहब, वाकई बड़ा है, एक जो क्रेज कहा जाए वो आ रहा है इस फील्ड को लेकर। बिल्कुल, अगर आप देश की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी आकृष्ट हो रहा है। सो काफ़ी सारे हम स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमें होना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन और कुछ बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत है। स्लो जरूर है, लेकिन दिशा सही है और जो चहलकदमी है वो सही दिशा की आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम देश देशांतर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।